हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपशिखा एस अकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ हेल्दी एंड फाइन। और जो ये फेस्टिवल सीज़न है इसको आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। जो फेस्टिवल सीज़न है ये अराउंड 1 मंथ चलता है, फाइन। सो इस टाइम पर जो है प्रिपरेशन थोड़ा सा पीछे हो जाती है। सो ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ते भी साथ साथ रहना है। यहाँ पे वीडियोस देखिए और जैसे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कीजिए, तो इससे जो है आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रीमलाइन रहेगी। ऑलराइट, सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पॉलिटी सीरीज़, जो उसमें हम इस बारी जो है लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं। फाइन, सो लेक्चर 8 इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो पहले देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। All right, so far we have covered historical background, ठीक है। वी हैव कवर्ड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है हमने प्रीवियस चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे जिन्होंने एक बेस, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के तैयार हुई थी उसने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और क्या आइडियल्स, एस्पिरेशंस, क्या फिलॉसफी रही थी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, एंड कैसे हमने उसको समझा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है और कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंट है, और सिमिलैरिटीज़ भी हमने देखी। प्रीएम्बल पढ़ा फिर हमने, ठीक है। प्रीएम्बल में जो है वर्डिंग्स बहुत मैटर करती हैं। ये एज इट इज़ आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, प्रीएम्बल को आप कहीं भी लिख सकते हो। एंड ऑल्सो इन एग्जामिनेशन जो वर्डिंग्स हमने प्रीएम्बल में पढ़ी वो एज इट इज़ पूछी भी जाती हैं, जैसे सेकुलरिज्म क्या है, सोवरेनिटी क्या है, ठीक है, रिपब्लिक का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें एज इट इज़ यूपीएससी पूछता है, तो इस वजह से जो है प्रीएम्बल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में हमने समझा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, फाइन। सो जो आर्टिकल नंबर 1 है एंड टिल 4, 1 to 4 जो आर्टिकल्स हैं वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे हमने इंडिया को एज अ भारत भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइन। एंड किस तरीके से जो है टेरिटरीज डिफाइंड है इंडिया की। उसके बाद हमने पढ़ा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज अभी सिटीजनशिप को लेकर रिसेंटली डिबेट्स भी चली हैं, ठीक है। तो जानना ज़रूरी था कि कौन सा वो एक्ट है जो कि आज की सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को गवर्न करता है, कैसे आप अटेन कर सकते हैं, कैसे आप सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली अभी केस हुआ था, जो सीमा हैदर है, शी वॉज एन इलीगल माइग्रेंट, सो वो इंडिया में आई, ठीक है। तो उसने भी बोला कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दो, तो क्या उनको मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। ये सब जो चीज़ें हैं ये न्यूज़ में रहती हैं, पर यूपीएससी ये नहीं पूछेगा सीमा हैदर कौन है, कहाँ से आई है। वो ये पूछेगा कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है, उसको सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको कैसे मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें जो है करंट और जो हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी है ये स्टैटिक है, और करंट जो आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने स्टैटिक नॉलेज के साथ आपने एनालाइज करते चलना है। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ पॉलिटी ही पढ़िए, आपको करंट न्यूज़ का उससे कुछ लेना देना नहीं है। यूपीएससी वहाँ से पूछता है जो कि अभी करंट में न्यूज़ में है, एंड उससे कोई आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, इसी तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन करना है, ऐसे ही आपने स्ट्रेटेजाइज करना है, ठीक है। सो नाउ विल कंटिन्यू विद द फंडामेंटल राइट्स। अब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी राइट्स हैं, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको देता है, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू विद फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो आपको क्या समझ में आता है। सो फर्स्ट अगर हम इस वर्ड को ही समझने की कोशिश करें, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स तो अधिकार है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको फंडामेंटल क्यों बोला गया है, ठीक है। सो जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बेसिक है, कोई चीज़ की कोई फाउंडेशन बना रही है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, ये बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करना चाह रहा है। ऑलराइट, सो अदर रीज़न क्या है फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलने का? द अदर रीज़न इज दैट दे आर मेंशन इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी जितने भी लॉज इंडिया में बनते हैं दे शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द, वो कन्फर्म करने चाहिए विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर ऐसे किसी भी लॉ को जो है चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट, ठीक है। सो इसलिए इनको जो राइट्स हैं जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये आपको कितने राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी राइट्स इट इज प्रोवाइडिंग टू यू, ठीक है। सो द नंबर इज 6। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आपको 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो क्या है ये राइट्स? वन इज राइट टू इक्वालिटी, देन इज राइट टू freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and the right to constitutional remedies, ठीक है। तो ये 6 राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है आपको प्रोवाइड करता है। अब नाउ ये जो राइट्स हैं ये पहले 7 थी, फाइन, नाउ दे हैव बिकम 6, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी एक फंडामेंटल राइट थी, बट उसको रिमूव कर दिया गया इस जगह से, ठीक है। फंडामेंटल राइट अब वो नहीं रही है। नाउ दीज राइट्स दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट राइट देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ये कितने आर्टिकल्स में मेंशन्ड है? इट इज मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ये किसको डिफाइन करेंगे? दे विल डिफाइन द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कौन कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 19 to 22। तो 19 से 22 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो क्या आपका डिफाइन कर रहे हैं? राइट टू फ्रीडम। इसी तरीके से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, 23 and 24। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इन आर्टिकल्स 25 to 28। तो 25, 26, 27, 28 ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये क्या बताएंगे आपको? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ऐसे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आपके पास, ये भी 2 राइट्स हैं 29 and 30 में। देन यू हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आर्टिकल 31 मिसिंग है, तो यही जो आर्टिकल 31 था यही था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं रही है, वो एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट राइट बन गई है अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है पर वो अब फंडामेंटल राइट वही होंगी जो यहाँ पर मेंशन होंगी, ठीक है, इन आर्टिकल्स में मेंशन होंगी। ऑलराइट, सो दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यू। ऑलराइट, तो अब हम पूरा देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3 में आता है। जैसे हमने पार्ट 1 किया जिसमें था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 किया जिसमें था सिटीजनशिप, अभी पार्ट 3 है जिसमें है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स जो है टोटल अगर हम आर्टिकल देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप खोलोगे, पार्ट 3 आप खोलोगे तो आपको मिलेगा आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। सो वी कैन सी दैट इन आर्टिकल 12 एंड 13 तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, हम वो भी समझेंगे कि 12 एंड 13 आर्टिकल्स क्या हैं। देन हमने बोला कि 14, 15 अगर आप कलर कोडिंग देखें, कलर कोडिंग को आप फॉलो करें तो सेम कलर है 14, 15, 16, 17, 18, तो ये क्या है? आपकी राइट टू इक्वालिटी है। देन 19, 20, 21, 22 इन आर्टिकल्स में क्या है? आपकी राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। देन 23, 24 ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन 25, 26, 27, 28 ये क्या है? आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड उसके बाद में आर्टिकल 32 है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सिर्फ यहीं तक जो है आपका फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। अब और भी आर्टिकल्स हैं 33, 34, 35, इसमें भी आपके फर्दर डेफिनेशंस मेंशन है जो कि हम आने वाले अभी स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं आपके और डेफिनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 12 एंड 13 है ये अलग है, 33, 34, 35, ठीक है, ये कुछ अलग आर्टिकल्स हैं, कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब जो है वो फंडामेंटल राइट्स ही हैं। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 12 के साथ, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या गिवन है? अभी फंडामेंटल राइट यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 14 से, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी वहीं से स्टार्ट होगा। ये है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब जो देखिए हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो अधिकार किसके अगेंस्ट हैं? ये है अगेंस्ट द स्टेट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के जो मेंबर्स हुए, जो सिटीजन्स हुए, तो हमारे पास कुछ ऐसे राइट्स हैं अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है, वी हैव सर्टेन राइट्स। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहली चीज़ यही डिफाइन है कि एक स्टेट है क्या। स्टेट क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? स्टेट क्या पार्लियामेंट है? क्या लेजिस्लेचर है? स्टेट में आता कौन कौन है जिससे हमें ये राइट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमें राइट्स प्रोवाइड की जा रही हैं।
सो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है जो कि आर्टिकल 12 में गिवन है। सो स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसमें क्या आ गया कि जो सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एंड सेंट्रल लेवल पर जो पार्लियामेंट यानी जो लेजिस्लेचर है, तो वो दोनों कवर हैं अंडर स्टेट, ठीक है। क्योंकि आने वाले आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे दैट स्टेट शेल नॉट डिप्राइव, ठीक है, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये वर्डिंग्स यूज़ करी गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट का क्या मीनिंग है, स्टेट में कौन कौन आता है। देन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट्स की भी जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी है वो भी स्टेट इंक्लूड है, ठीक है, वो भी स्टेट हुई। देन ऑल लोकल अथॉरिटीज़ दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एट्सेट्रा। तो जो भी जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पंचायत्स होगी, म्यूनिसिपैलिटीज़ होगी, वो भी जो है स्टेट में कवर्ड है, ठीक है, वो भी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट आती हैं। देन ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज़ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल एट्सेट्रा। तो स्टैट्यूटरी यानी जो बाय लॉ बनी है या नॉन स्टैट्यूटरी जो भी है, ये सारी अथॉरिटीज़ भी जो है गवर्नमेंट के साथ अगर किसी तरीके से रिलेटेड है, दे विल ऑल्सो बी काउंटेड अंडर स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन अ प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, किसी प्राइवेट एजेंसी को कोई काम करने के लिए बुलाता है, कोई टेंडर दे दिया, कोई ऐसा काम करने के लिए उनको बोला। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आधार में जो है हमारा बहुत सारा डाटा रहता है, ठीक है, तो आधार को किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करना है, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किसी प्राइवेट एजेंसी को कुछ टेंडर दे देती है, कुछ बता देती है कि आप जो है ऐसा कीजिए, आप जो है डाटा इस तरीके से कलेक्ट कीजिए। अब वो जो प्राइवेट एजेंसी है, इट इज़ वर्किंग एज एन एजेंसी ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो स्टेट के लिए काम कर रही है, तो वो भी अंडर दिस लॉ, अंडर आर्टिकल 12 एज पर सुप्रीम कोर्ट, उसको भी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि कल को अगर हमारा कोई डाटा ब्रीच होता है तो वो प्राइवेट एजेंसी भी, उसके अगेंस्ट भी हम राइट टू प्राइवेसी वाला जो हमारा है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारी फंडामेंटल राइट्स उनके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। फाइन, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि स्टेट ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट हमें अधिकार मिला है। ऑलराइट, ये हमें बताता है आर्टिकल नंबर, तो ये हमें बताता है आर्टिकल नंबर 12। ऑलराइट, फाइन, नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। सो अभी 12 समझ लिया कि उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अब 13 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, इसको समझते हैं। ये बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब ऐसा है कि जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दे तो दी, ठीक है, हमें अधिकार दे दिए, बट अगर कल को कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो कि हमारी वो फंडामेंटल राइट ले या फिर उसको किसी तरीके से चेंज कर दे, तो उसके साथ क्या प्रोसेस है, ठीक है। सो इट डिक्लेयर्स ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। जैसे आपको राइट टू इक्वालिटी दी गई है और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाए जो कि आपकी इक्वालिटी छीन रहा है, ठीक है, तो अगर इस तरीका, ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गई है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है, राइट टू इक्वालिटी दे रहा है, पर कोई वो राइट छीन रहा है, तो अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। एंड एनी सच लॉ विल बी वॉइड मतलब वो नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि फाइन, अगर ऐसा कोई गलत लॉ बनाया जाता है जो कि हमारी किसी फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है, इट कैन बी चैलेंज्ड। वेयर इट विल बी चैलेंज्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है। अब जो इसकी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है, कोर्ट्स को दिया है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, बट जो डायरेक्ट पावर है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ इस पावर को क्या बोलते हैं, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो इन अदर वर्ड्स, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी रिव्यू कर सकती है लॉज को। जुडिशियल रिव्यू आपने वर्ड तो सुना होगा, फाइन। सो ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये कहाँ से आ रही है, आर्टिकल 13 से आ रही है, ठीक है। नाउ these laws can be challenged in the Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226। अभी क्या चीज़ है, देखिए हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, जैसे पहले भी हमने आर्टिकल्स पढ़े, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को, इन सब को क्या पावर प्रोवाइड करते हैं। जो आर्टिकल 13 है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स,
ये जो आर्टिकल है ये किसको पावर प्रोवाइड कर रहा है? इट इज़ प्रोवाइडिंग पावर टू द कोर्ट्स, ठीक है, खास करके सुप्रीम कोर्ट, उसके पास जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो इस आर्टिकल 13 ने किसको पावर प्रोवाइड करी है? कोर्ट्स को पावर प्रोवाइड करी है। ये पावर कहाँ एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से कोर्ट्स इसको एक्सरसाइज करें, ये उनके रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसमें एक्सप्लेन है सुप्रीम कोर्ट की राइट एंड हाई कोर्ट्स की राइट एक्सप्लेन है अंडर आर्टिकल 226, ठीक। सो दिस इज अबाउट द लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई ऐसा लॉ बनता है तो इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एंड इट कैन बी नलिफाइड, ठीक है। नाउ द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 हैज़ बीन गिवन वाइड कॉनोटेशन। अब बात हुई कि ठीक है, लॉ अगर कोई ऐसा बनता है तो लॉ किसको कहते हैं? क्या सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया उसको लॉ कहते हैं, प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस बना दिया उसको लॉ कहते हैं, या सिर्फ जो पार्लियामेंट लॉ पास कर दिया सिर्फ उसी को लॉ माना जाएगा इस डेफिनेशन के अंडर, ठीक है। सो ये आर्टिकल ये भी एक्सप्लेन करता है कि लॉज क्या क्या रहेंगे, लॉ किस किस को बोलते हैं। All right, so the first it mentions is permanent laws enacted by parliament or the state legislatures, ठीक है। सो जो भी परमानेंट लॉज बनते हैं जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हैं वो बनाती हैं, उनको लॉ की डेफिनेशन में रखा जाएगा, ठीक है। लॉ इनकंसिस्टेंट। नाउ देन इज टेम्पररी लॉज। टेम्पररी लॉज क्या हो गए? जैसे ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 123, सो वो एक टेम्पररी लॉ बन के तैयार होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने अपनी सिटिंग से, दोनों हाउसेज ने बनाया है ऑर्डिनेंस, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट बना सकते हैं, एक टेम्पररी लॉ होता है, कुछ पीरियड के लिए होता है, ठीक है। अब जो ये टेम्पररी लॉ बनाए हैं, क्या ये कुछ भी बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। ये लॉ भी प्रॉपर, ये भी पूरा कंसिस्टेंट होना चाहिए विद फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने एकदम ही कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया एंड हमारी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये सब ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऑर्डिनेंस, वो टेम्पररी लॉ भी कंसिस्टेंट होना चाहिए विद फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होते हैं? दीज आर, यू कैन से, जैसे कोई IAS ऑफिसर है, ठीक है, सो उसके पास भी कुछ पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रेगुलेशन बनाने की, कोई ऑर्डर बनाने की, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई ऑर्डर पास किया किसी ऑफिसर ने, कि फॉर एग्जांपल कि किसी IAS ऑफिसर ने कोई जो है ऑर्डर निकाला, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा निकाला कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, यू कैन नॉट फॉर्म यूनियंस, तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज राइट टू एसोसिएशन भी है आपके पास इन फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर भी निकलता है जो कि कोई IAS ऑफिसर, कोई भी एग्जीक्यूटिव रिलीज करते हैं, तो वो भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के। देन इज नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज क्या हुई? ये वो एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टम, यहाँ पर कोई लॉ नहीं पास हुआ है कभी भी, ठीक है, कोई ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है जो इसको बना रही है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जो बाय लॉ किसी से एस्टैब्लिश की गई है, तो ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स से आया है, यानी किसी कस्टम से आया। फॉर एग्जाम्पल किसी टेम्पल में कोई कस्टम हो कि यहाँ पर जो है विमेन वर्शिपर्स को अलाउड नहीं है, ठीक है, ये क्या हुआ? ये कोई लॉ नहीं बनाया गया है, ये कस्टम है, बहुत सालों से ऐसा कस्टम चला आ रहा है एंड दे आर इम्पोजिंग दैट। अब जो है ये भी आपकी जो फंडामेंटल राइट है उसको ब्रिज करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सबरीमाला जो केस था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी लॉ के अंदर ही आती हैं, तभी वो चैलेंज किया गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रहा है। ऐसा कोई भी कस्टम जो कि बहुत सालों से चला आ रहा है एंड वो भी आपकी किसी फंडामेंटल राइट के साथ सही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, वो भी चैलेंज हो सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो ये आर्टिकल 13 है, ये पावर देता है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऐसा लॉ होगा जो कि इनकंसिस्टेंट होगा विद द फंडामेंटल राइट्स, इरिस्पेक्टिव वो इन सब चीज़ों में आए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट ने बनाया तो ही वो लॉ है, ऑर्डिनेंस है, कोई कस्टम से कोई लॉ बना हुआ है, तो इस तरीके कोई भी लॉ जो है कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है एंड दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड,
ठीक है, उसको नलीफाई किया जा सकता है। अब आर्टिकल 13 एक और चीज़ डिक्लेयर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इज़ नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अंडर आर्टिकल 368 जो है पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड इट। ठीक है, अब ये आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको आप लॉ के अंडर काउंट नहीं करेंगे एंड उसको चैलेंज नहीं करेंगे। फाइन, तो इसमें बहुत सारे केसेस हुए। फाइनली डिसीजन आया कहाँ पर, इन केशवानंदा भारती 1973 केस में, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है ये। ठीक है, तो 1973 में केस आया एंड यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यस, जो पार्लियामेंट है उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368 एंड उसको यूज़ करके वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे कैन बी चैलेंज्ड। अगर कोई ऐसा वो लॉ लेके आए, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपने केशवानंदा भारती के साथ में पढ़ा होगा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात होती है। तो अब कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट एक खुद ही एक इनोवेशन लेके आता है, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। उसने क्या बोला, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं था, इसको एक जुडिशियल इनोवेशन ही बोलते हैं। उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसी चीज़ आप चेंज करते हैं फंडामेंटल राइट्स में जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन नहीं किया, बोला कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते एंड अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो कल को अगर वो जो पार्लियामेंट है कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए कि वो रूल ऑफ लॉ को चेंज करना चाहे कि हमें रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर में रखा है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड वो उसको क्या कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको मेंटेन करके रखा। ठीक, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या देता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देता है, नॉट पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर ज़रूर देता है, ठीक, पर इतनी नहीं कि वो पूरा एंटायर जो चैप्टर है हमारा चेंज कर दे। ठीक, जो हमारे आइडियल्स हैं जिनके ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इतनी डिबेट्स हुई थी कि हमें इस तरीके का जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, वो सभी वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट लाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई चीज़ हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब जो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आइडियोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो चैलेंज हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि जो पावर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट्स के पास, इनके पास जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, किसी भी लॉ को रिव्यू करने की, वो कौन देता है, आर्टिकल 13। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। ठीक है, 12 ने बताया कि स्टेट क्या है, 13 ने बताया कि लॉज क्या हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि स्टार्ट होंगी आर्टिकल नंबर 14 से। आर्टिकल 14 से कौन सी राइट स्टार्ट होती है, राइट टू इक्वालिटी। ऑलराइट, फाइन। सो हमारे कौन से आर्टिकल्स हैं अब, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये जो पांचों आर्टिकल्स हैं ये क्या बताएंगे आपको, राइट टू इक्वालिटी। तो अलग अलग तरीके की इक्वालिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग द राइट टू इक्वालिटी। लेट अस बिगिन। सो आर्टिकल 14, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, सो ये जो लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में वो क्या है, दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट स्टेट्स दैट अ स्टेट, देखा स्टेट आ गया ना, सो स्टेट अब आपको पता है स्टेट में कौन कौन इंक्लूडेड है। ठीक है, बाय द डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ा। ऑलराइट, इट सेज दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको समझनी। एक तो आपको समझना है व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा आपको समझना है व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्योंकि ये देखिए, ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, इट डज नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों चीज़ें ही हैं, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो दोनों चीज़ें जो है आर्टिकल 14 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ इसको समझते हैं कि क्या ये जो राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलती है या फिर नॉन सिटीजन्स को भी। द
आर्टिकल 14 कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेनर। तो अगर कोई नॉन सिटीजन भी है, ठीक है, उसको भी आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी जो है वो मिल रही है। आर्टिकल 14 ओनली, ठीक है, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको मिल रहा है अगर वो कोई नॉन सिटीजन भी है। तो दिस इज फॉर द सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स, ठीक है, नॉन सिटीजन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, अब इसमें आपने देखा कि जैसे ऑल पर्सन्स लिखा है, ठीक है, अब हमें हर चीज़ की डेफिनेशन समझनी होती है कि ऑल पर्सन्स में कौन कौन आता है। फाइन, नाउ द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। लीगल पर्सन कैसे? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, एनी लीगल पर्सन। अब देखिए, जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो ये तो है कि हम नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं, पर्सन्स हैं, उनके लिए तो हम बात कर ही रहे हैं कि उनको राइट टू इक्वालिटी है। बट अगर जैसे कंपनीज हैं, कंपनीज को क्या बोलते हैं? लीगल पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो बाय एन एक्ट जो है एस्टैब्लिश्ड है। सो इसी तरीके की अगर कोई कॉरपोरेशन है तो उनको भी पर्सन्स में इंक्लूड किया जाएगा। उस लीगल अथॉरिटी के पास, उस लीगल कंपनी जो है उसके पास भी राइट टू इक्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई केस है, ठीक है, तो उसमें दो कॉरपोरेशंस हैं, एक कॉरपोरेशन बहुत ही बड़ी है, दूसरी थोड़ी छोटी है कंपनी, ठीक। अब इनको भी जो है राइट टू इक्वालिटी है। हम इनको ऐसे नहीं डील कर सकते कि ये कंपनी बड़ी है, ये कंपनी छोटी है, ऐसा नहीं है। लॉ के सामने वो दोनों कंपनीज को जो है राइट टू इक्वालिटी मिलेगी। ऑलराइट, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसको हम समझते हैं, ठीक है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, ठीक है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है, तो किसी भी पर्सन को जो है फेवरिज्म नहीं है, ठीक है, फेवर नहीं किया जाएगा। सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। तो जैसे कोई रिच है या फिर कोई पुअर है, उन दोनों को जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उसमें कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इट सेज दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज उनके रैंक के रिगार्डिंग, ठीक है। सो ऐसा नहीं किया जाएगा। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, ठीक। सो जो भी पर्सन है, ठीक है, उन सबको कैसे सब्जेक्ट किया जाएगा? इक्वल सब्जेक्शन। जो भी लॉ बना है, लॉ ऑफ द लैंड के, बिफोर दैट दे विल हैव इक्वल सब्जेक्शन। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है? रूल ऑफ लॉ से आता है, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ, ठीक है। ये भी ये आर्टिकल बोलता है कि कोई भी पर्सन वेदर रिच है, पुअर है, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, वो कोई भी, दे आर नॉट अबव द लॉ, उनको जो है कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, ठीक। नाउ अब अगर हम बात करते हैं जैसे कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें प्रिविलेजेस दी जाती हैं, सो वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा। इसी आर्टिकल की एक्सेप्शंस भी हैं। ऑलराइट, सो हमें फिलहाल सिर्फ यही समझना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या समझाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि सभी जो लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल है, वो उनको इक्वली जज करेगा, ट्रीट करेगा, ठीक है। ये हमें बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। नाउ अब जो मैंने कहा कि जो कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ वहीं से आया है, हमने वहीं से लिया है इसको, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ क्या है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रूल ऑफ लॉ में क्या क्या आता है। नाउ एक एवी डाइसी थे, ही वॉज ब्रिटिश जूरिस्ट, ठीक है, उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने 3 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया था। तो अकॉर्डिंग टू हिम रूल ऑफ लॉ क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, कि किसी को भी हम ऐसे ही पनिश नहीं करेंगे, आर्बिट्ररी कोई पावर नहीं है कि किसी को भी ऐसे पनिश कर दिया। दे कैन बी पनिश्ड ओनली इफ दे आर इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ, ठीक है। अगर कोई लॉ वायलेट किया है तभी उनको पनिश करना है, विदाउट दैट देयर इज नो पनिशमेंट। नेक्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, रिच पुअर हाई लो। तो ये तो सेम हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा है, जैसे मैं बता रही थी इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो जो सेकंड प्रोविजन है ये कहाँ से आ रहा है? रूल ऑफ लॉ से आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ क्या बताता है? प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो ये तीनों पॉइंट्स हैं, ऑल दीज 3 पॉइंट्स, ये किसके पॉइंट्स हैं? रूल ऑफ लॉ के। फाइन, अब इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने लिया है, ठीक है, दे आर एप्लीकेबल। बट जो थर्ड कॉन्सेप्ट है कि
कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये हमारे इंडिया में नहीं है, इंडिया में ऑपोजिट है। फाइन, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद राइट्स। अभी हम वही पढ़ रहे हैं ना, हमें फंडामेंटल राइट्स कहाँ से मिली, हमारी राइट्स मिली पहले और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना, ऐसा नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही राइट्स मिल रही हैं। तो जो थर्ड रूल ऑफ लॉ का जो थर्ड है ये पॉइंट, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑलराइट, सो थोड़ा रूल ऑफ लॉ का भी पता होना चाहिए। जो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं ये कहाँ से आया है, ये इसी कॉन्सेप्ट से हमने लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑलराइट, सो दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ। एंड जो मैंने अभी बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 है, अंडर आर्टिकल 14 कौन सा है कि आपने जो है देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल, ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का जो हमने आर्टिकल 14 में लिया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसका क्या मतलब है कि ये चैलेंज किया जा सकता है अगर कल को गवर्नमेंट इस चीज़ को चेंज करना चाहे, इस इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सनस को चेंज करना चाहे तो क्या है, वो चैलेंज हो जाएगा, वो लॉ चैलेंज हो जाएगा इन द कोर्ट। ठीक है, बिकॉज वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, सो दिस वॉज अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये क्या चीज़ है? ठीक, अब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसमें क्या है कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज हम नहीं देंगे, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, अर्लियर वॉज फ्रॉम ब्रिटिश। नाउ इट सेज equality of treatment under equal circumstances both in the privileges conferred and the liabilities imposed by the laws। इसमें क्या है कि हम equality of treatment करेंगे, ठीक है, in equal circumstances, मतलब अब ये भी बता दिया कि हम किसको इक्वल ट्रीट करेंगे, हम उन लोगों को इक्वल ट्रीट करेंगे कि जो कि इक्वली प्लेस्ड हैं, विच हैव सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो मतलब अगर किसी को सिमिलरली आपको ट्रीट करना है तो उनके सिमिलर सर्कमस्टांसेस भी होने चाहिए। ठीक है, अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। ठीक, सो जो लोग सेम सर्कमस्टांसेस में हैं, जो भी लोग एक जैसे सिचुएशन में हैं, उन्हीं को आपने इक्वल ट्रीटमेंट देना है। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसी को लेते हुए ही हमने जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम इक्वलिटी लेके आने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से हम ऐसा कोई रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम सोसाइटी को इक्वल बनाना चाहें, वो सब किसके अंडर आएगा? वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंडर आएगा। ऑलराइट, जो प्रीवियस हमने पढ़ा वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि आई डोंट केयर कि दिस पर्सन इज रिच और पुअर, इनको हम इक्वल ट्रीट करेंगे। जो सेकंड प्रोविजन जो हम अब पढ़ रहे हैं यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पुअर है, कोई रिच है, तो ये पुअर क्यों है? ठीक है, सो हम उसकी सिचुएशन को क्या करेंगे? इक्वल, हम कुछ ऐसे लॉज बनाना चाहेंगे जिससे कि वो एम्पावर हो, ठीक है, वो बेटर हो। तो वो किस में आएगा? वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में आएगा। ऑलराइट, तो जो आर्टिकल 14 है ये दोनों चीज़ों को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। ये फुल जो इक्वालिटी देने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये इक्वालिटी हो रही है कि हम किसी को जो है अलग ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरी इक्वालिटी है कि जो लोग अभी डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में हैं उनको कैसे इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाए। तो दो तरीके के लॉज यहाँ पर बनेंगे आर्टिकल 14 में। तो क्या बता रहा है ये? द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ the same laws to all persons who are similarly situated। ठीक है, the like should be treated alike without any discrimination। ठीक, सो ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फाइन, नाउ देयर इज सम एक्सेप्शंस। ठीक है, जो आर्टिकल 14 है उसको कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड जो गवर्नर है वो इंजॉय करते हैं सर्टन इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361। तो क्या है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, कि अगर वो जो अपने ऑफिस की जो भी ड्यूटीज़ हैं वो कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है इन एनी कोर्ट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म। ठीक है, जब तक वो ऑफिस में है तो उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी।
ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फ्रॉम अ कोर्ट इज इशूड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस। ठीक है, तो कोई अरेस्ट नहीं होगा, उनकी कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाय हिजर, ठीक है, अंटिल द एक्सपिरेशन ऑफ 2 months। मतलब अब हमने ऊपर देखा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं हो सकती हैं टिल दे आर इन ऑफिस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते हैं, उनको इम्प्रिजन नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, बट जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वो हो सकती हैं एक तरीके से, पर उससे पहले आपको 2 months का नोटिस देना होगा सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक, सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आर्टिकल 14 में है। फाइन, अदर एक्सेप्शंस क्या है? नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ एनी ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो जो भी मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा है या फिर कोई स्टेट असेंबली है, तो उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसकी अगर कोई ट्रू रिपोर्ट दे रहा है इन न्यूज़पेपर, तो वो भी जो है लाइबल नहीं है टू एनी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और अ वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है एमपीज़ को। ठीक, तो देखिए ये एक्सेप्शंस हैं टू द राइट टू इक्वालिटी, तो हमें याद रखना है। तो जो एमपी है, अगर वो किसी कोर्ट में कुछ बोलते हैं या कोई वोट देते हैं, तो दे आर नॉट दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट। ठीक है, दे विल नॉट बी लायबल, क्योंकि देखिए ये एमपी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि कल को अगर पार्लियामेंट में कुछ ऐसा बोलते हैं विच इज़ ट्रू, फाइन, क्योंकि अगर वो फॉल्स बोलते हैं तो उसके लिए तो पार्लियामेंट खुद भी डील कर सकता है। तो अगर वो कुछ ऐसी ट्रू स्टेटमेंट है तो वो फेयरलेस होकर जो है अपनी स्टेटमेंट दें, फाइन। और अगर ऐसे वो कोई वोट भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी फेयरलेस होकर, उनको ये होना नहीं चाहिए कि मुझे किसी कोर्ट में जाकर जो है मेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, जो मैंने अभी पार्लियामेंट में बोला है। फाइन, नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड। तो सेम जो मेंबर है ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, किसी स्टेट के हैं, वो एमएलए हैं, तो उनको भी कुछ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है, ताकि वो भी ओपनली जो है हम जो अपनी असेंबली में वो बोल सकें, वोट कर सकें। देन आर्टिकल 31C इज़ एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 41। ये हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 31C है, ये कुछ जो DPSPs हैं उनको ज़्यादा पावर देता है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14। तो ये तो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, बट ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 31C भी। Now, the foreign sovereigns, rulers, ambassadors, diplomats, they also enjoy immunity from criminal and civil proceedings. ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कि फॉरेन डिग्नेटरी आए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट आए हैं या फिर उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, कोई भी इंडिया में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके उनको अरेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट हो सकती है, उनको एक इम्यूनिटी मिलती है। इसी तरीके से जो बाहर से डिप्लोमेट्स आते हैं इंडिया में, जैसे कैनेडियन डिप्लोमेट्स हो गए हैं, यूएस के डिप्लोमेट्स हैं, तो वो भी जो है एक इम्यूनिटी एक्सरसाइज करते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अभी रिसेंटली आपने देखा, जब इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया से जाने के लिए बोला, तो उन्होंने क्या किया था, दे हैव टेकन अवे देयर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कि अब जो है हमने आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ले ली है, तो उससे क्या हुआ, वो छोड़कर चले गए, वो इंडिया से वापस चले गए। ये इंडिया कर सकता है, फाइन। सो ये सब जो लोग हैं, इनके पास भी एक इम्यूनिटी होती है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती हैं, उनके पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नाउ सो जैसे UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसकी कोई एजेंसीज हैं इंडिया में, उनके पास भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल दी एक्सेप्शंस टू राइट टू इक्वालिटी। तो नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये भी इक्वालिटी के ही अंडर है, तो इसमें भी कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं। क्या है ये? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, सो ये जो 5 ग्राउंड्स हैं, इनके ऊपर जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ऑलराइट, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एक तरीके से भेदभाव। फाइन, सो अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है दैट इट सेज अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ,
ओनली का क्या मतलब है, अगर ये सिंगल क्राइटेरिया है, जैसे रिलीजन है, रेस है, तो अगर कोई रिलीजन के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, कोई रेस के ऊपर कर रहा है, कोई आपके जेंडर के ऊपर कर रहा है, तो ये इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। सो इसको ओनली का क्या मतलब है, ओनली कनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। तो सिर्फ जो ये ग्राउंड्स, अगर ये अकेले ग्राउंड्स लिए हैं कि आपका सो एंड सो रिलीजन है इसलिए आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पर ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया, ठीक, तो वो प्रोहिबिटेड है। बट अगर सर्टन और अदर ग्राउंड्स हैं साथ में, जैसे कि कुछ और ऐड कर दिया कि यहाँ पर हमें ये चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, वो अलाउड है, ठीक। सो ओनली कौन सी प्रोहिबिटेड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, अगर सिर्फ ये ही ग्राउंड्स मेंशन्ड हो, ठीक है, ओनली दीज। नाउ उसका सब क्लॉज 2 है आर्टिकल 15 का, इट प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ सेम RRCSP, ठीक है। सो क्या है कि ये जो 5 ग्राउंड्स हैं इन पर किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हम लगा सकते हैं, ठीक है, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ इसमें कैसे आया, जैसे कोई शॉप्स हैं, कोई रेस्टोरेंट्स हैं, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट बोल दे कि हम इस रिलीजन के लोगों को नहीं आने देंगे, दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट इंडिविजुअल, ठीक। कोई होटल है, कोई प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है, उनको ऐसा बोले कि इस रिलीजन के नहीं आ सकते हैं या फिर इस कास्ट के लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं कोई किसी रेस्टोरेंट में, किसी टेम्पल में। और अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई जैसे टैंक्स हैं, बेदिंग हार्ट्स हैं, कोई रोड्स हैं, कोई ऐसी भी प्लेसेस हैं, ठीक है, कोई भी पब्लिक रिजॉर्ट जो मेंटेन किया गया है बाय द स्टेट, ठीक है, होली और पार्टली बाय द स्टेट फंड्स एंड डेडिकेटेड टू जनरल यूज़, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उससे इन लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता कि आपकी सो एंड सो कास्ट है, आपका सो एंड सो जेंडर है, इसलिए आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो फर्स्ट प्रोविज़न हमने पढ़ी वो है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि वो है सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट। जो सेकंड प्रोविज़न है ये स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ कोई स्टेट ने कोई टेम्पल बनाया है, स्टेट ने कोई रेस्टोरेंट बनाया है, उसी में अगर आप एंट्री नहीं करोगे तो अगर आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी तो आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी है वो भी आपके साथ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स, देन ऑल्सो दे आर लाइबल अंडर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट दी आर्टिकल 15। नाउ इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, फाइन, देर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस रूल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नाउ the state is permitted to make any special provision for women and children, for example reservation of seats for women in local bodies और provision of free education for children। अब जैसे अभी रिसेंटली जो है women को है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। सो वो किसके बेसिस पे मिला है, वो कहाँ मेंशन्ड है। तो अगर ये हम एक्सेप्शंस देखें, इसको एक्सेप्शंस में क्यों डाला गया है, हमने क्या बोला कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स इज जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन क्या हुआ, फीमेल जेंडर, तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। तो कोई कह सकता है कि विमेन को रिजर्वेशन दिया गया पार्लियामेंट में, विमेन को रिजर्वेशन दिया, अभी लोकल बॉडीज़ में तो मिलता ही है उनको, ठीक है, तो वहाँ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वी आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, कि हम मेल हैं इसलिए हमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आर्टिकल 15 ने ऑलरेडी कुछ एक्सेप्शंस रखी हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि विमेन को रिजर्वेशन देना इज़ नॉट वायलेटिंग, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन के तौर पे आर्टिकल 15 ने बता दिया। इसी तरीके से चिल्ड्रन को भी एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए हमारी जो सोसाइटी थी वो एक इक्वल सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। तो अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमने इससे पहले आर्टिकल में पढ़ा कि सबको इक्वल ट्रीट करें, अगर सिर्फ हम वो फॉलो करते, वो भी फॉलो करना है, बट अगर ओनली दैट, अगर सिर्फ वो फॉलो करते तो हमारी सोसाइटी तो पहले ही इतनी अनइक्वल थी, तो कैसे सभी इम्प्रूव हो पाते, कोई इम्प्रूव नहीं हो पाता, ठीक है। सो जो सेकेंड प्रोविज़न डाली गई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो क्या है कि ऐसे लॉज बनाए जा सकते हैं जिससे कि हम इस तरीके के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको हिस्टोरिकली प्रिविलेजेस नहीं मिली हैं, जिनको पीछे रखा गया है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि वो भी इक्वल हो सकें,
ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था वो पॉजिटिव कंसेप्ट है, वो उन लॉज के बारे में है जो कि जैसे रिजर्वेशन हो गया, विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि विमेन जो है क्या वो रिप्रेजेंटेशन उनकी अच्छी है, नहीं है, ठीक है, इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक। तो ऐसे अगर हम पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं कि सोसाइटी को इक्वल करने के लिए, वो सब कहाँ आते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में आते हैं, एंड वो इन आर्टिकल्स में एक्सेप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। सो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए क्या है, फर्स्ट एक्सेप्शन। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट इज परमिटेड to make any special provision for advancement of socially and educationally backward classes of citizens, for scheduled caste, scheduled tribes जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं in seats and also fee concessions in public educational institutions, ठीक है। सो जैसे हम जानते हैं कि जो OBCs हैं, SCs हैं, STs हैं, इनको रिजर्वेशन मिलता है, इनको फ़ी कंसेशन मिलता है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि इनको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ये दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाली प्रोविजन में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है, तो ये भी परमिटेड किया गया है, ठीक। आर्टिकल 14 के ही क्लॉजेज हैं ये, ठीक। सो फर्स्ट क्लॉजेज में क्या दिया गया कि ऐसा ऐसा है, ऐसे हमें चाहिए। नेक्स्ट क्लॉजेज में क्या दिया गया कि आप कुछ एक्सेप्शंस हम रख सकते हैं ताकि हम सारी सोसाइटी को इक्वल कर सकें, ठीक। तो ऐसी एक एक्सेप्शन रखा गया है आर्टिकल 15 के अंडर, जो सब क्लॉजेज हैं उसमें, कि जो OBCs हुए, SCs STs हुए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हम उनको कुछ रिजर्वेशन दें, कुछ प्रिविलेजेस दें। नेक्स्ट इज स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर यही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो पीछे रही हैं, ठीक है, एजुकेशन में जो बहुत टाइम से पीछे रहे हैं हिस्टोरिकली, उनको कैसे हम प्रोवाइड करें इवन इन एडमिशंस इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो वहाँ पर भी इनको मिलते हैं। सो सिर्फ ऐसा नहीं कि पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन है, ऑलराइट। एंड दिस वन, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ये तो अभी रिसेंटली 2019 में ही आई है, ठीक है। EWS जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक, इसमें OBC SC ST नहीं आते हैं, जनरल कैटेगरी के कुछ लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आपकी इतने लाख इनकम्स, आपका इतना लैंड एंड ये सब है, तो अगर वो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो वो EWS बन जाते हैं, ठीक। तो उनको भी जो है प्रोविजंस दिया गया है, तो इस क्लॉज को भी आर्टिकल 15 में डाला गया थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 103, ठीक है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई थी 2019 में, जिससे कि जो EWS जो सेक्शन है उसको भी कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई, ठीक, फाइन। सो कितनी रिजर्वेशन प्रोवाइड करी उन्हें, 10% सीट्स दिया गया इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, फाइन। सो वीकर सेक्शन को भी मिली। तो आपने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट जो चीज़ें हैं वो क्या बताती है एक तरीके से कि कैसे हमने इक्वल रखना है। बाकी के प्रोविजंस ने आर्टिकल 15 ने क्या बताया कि हम कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकली अंडर प्रिविलेज रहे हैं, उनको भी कुछ ऐसे लॉज बना के दें जिससे कि वो भी इक्वालिटी अटेन कर सके औरों के साथ, ऑलराइट। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 15, ठीक। सो आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, मोस्टली कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक, और उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, विमेन रिजर्वेशन भी उसी में आया, ठीक। तो आपको ये UPSC में क्वेश्चन आ सकता है कि जो विमेन रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया ये अंडर विच आर्टिकल जो है, एक तरीके से एक्सेप्शन हुई ना, उसका क्लॉज है ये 15 का, तो अंडर विच आर्टिकल इट इज़ डन, ऑलराइट। तो किसको अमेंड किया गया, कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ये सब भी पूछ सकते हैं। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसमें किन आर्टिकल्स को जो है अमेंड करना पड़ा जिससे कि हमने इसको इंक्लूड किया फिर, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो पहले क्या रहा, आर्टिकल 15 थोड़ा बात कर रहा है एजुकेशन के बारे में, ऑलराइट। आर्टिकल 16 बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो कैसे किसी को जॉब दे, एजुकेटेड तो कर दिया, अब जॉब भी देना है। नाउ आर्टिकल 16 रीड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, इक्वल रखना है सबको। देख नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है, और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, अब डिसेंट आ गया है, एक्स्ट्रा वर्ड, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो जो 15 में हमने पढ़े ना,
RRCSP, उसमें 2 वर्ड्स और आगे हैं, डिसेंट एंड रेजिडेंस। ठीक है, तो अब ये 7 टोटल ग्राउंड्स बन गए हैं, इनके बेसिस पे जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, नाउ इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक, सो पहले हम क्या पढ़ते हैं कि क्या हमारा जनरल रूल होना चाहिए, फिर हम पढ़ते हैं कि ऐसे हमने देखा हमारी सोसाइटी ऐसे तो इक्वल बनेगी नहीं, तो कुछ लोगों को ऊपर भी लेके आना है, तो उनके लिए सर्टेन प्रोविजंस भी ऐड करी गई, तो वो आती हैं एक्सेप्शंस में। ठीक, सो क्या बताता है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट। कि अभी हमने बोला ना कि रेजिडेंस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, पर इसने क्या बोला, एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसी कोई नीड है या फिर उस टाइम कोई ऐसी नीड थी जिसमें जो है वहीं के रेजिडेंट्स को ही अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए, तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है। नेक्स्ट बोला, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड। तो जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, मिलती है रिजर्वेशन। ठीक है, सो पब्लिकली भी जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। A law can provide that the incumbent of an office related to religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to a particular religion or denomination. Now इसका क्या मतलब है कि एक लॉ हम लेके आ सकते हैं कि जैसे अपॉइंटमेंट करनी है किसी की, तो अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है, जैसे अगर मंदिर है तो मंदिर में पंडित को ही बिठाना है। ठीक है, तो अगर उसके बेसिस पे, तो कास्ट के बेसिस पे हम बोलेंगे ना कि इनको तो कास्ट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट मिला मंदिर में, तो अगर ऐसी कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसमें उनको अपॉइंट किया जाएगा, उसके बेसिस पे भी एक लॉ बन सकता है कि इस कास्ट के या फिर इस रिलीजन से आने वाले बंदे को ही ये इंस्टीट्यूशन में जो है अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है तो उसमें हिंदू की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, उसमें मुस्लिम ही चाहिए, तो वो रिलीजन के बेस पे बोलेंगे कि ये तो रिलीजन के बेस पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। फाइन, तो उसमें ये करना पड़ेगा, तो इसलिए एक लॉ बनाया जा सकता है। द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये देखिए, ये एक और प्रोविजन जो है वो 103rd अमेंडमेंट जो हमने पीछे देखा, उसके थ्रू एक और प्रोविजन डाला गया आर्टिकल 16 में कि 10% रिजर्वेशन कहाँ मिलेगी, अपॉइंटमेंट्स में भी मिलेगी। तो अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो अगर उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देना था तो उसके लिए हमने किसको अमेंड किया था, आर्टिकल 15 को। ठीक, और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना था तो किसको अमेंड किया था हमने, आर्टिकल 16 को। ठीक, तो 10% रिजर्वेशन इन EWS को मिला है। एंड रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस भी चला था, क्योंकि जो है हम एक लिमिट है 50% रिजर्वेशन की, जो कि इंदिरा साहनी केस में जो कोर्ट है उसने इस्टेब्लिश करी थी कि सिर्फ 50% रिजर्वेशन ही हो सकती है, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। जब से EWS को रिजर्वेशन मिली है एक्स्ट्रा 10%, ठीक है, 60% रिजर्वेशन हो गया एक तरीके से, तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि इंदिरा साहनी केस में तो कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इतनी ही रिजर्वेशन मिल सकती है। ठीक है, 50% मिल चुकी थी ऑलरेडी, 50% में आते थे OBC SC ST, तो जो एक्स्ट्रा ये 10% दी गई है, तो ये तो कोर्ट का जो रूल था उसके अगेंस्ट जा रही है। तो अभी रिसेंटली कोर्ट ने जजमेंट दिया है दैट इट इज़ ऑल राइट। ठीक है, जो ये 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला है वो ठीक है। ठीक, ये आप केस पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने इस चीज़ को डिफेंड किया है और कैसे ये जजमेंट दी है। ऑल राइट, फाइन, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 17। अब जो हमने पढ़ लिया आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी ही चल रहा है ना, उसी में आता है आर्टिकल नंबर 17, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जो अनटचेबिलिटी है ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि अनटचेबिलिटी क्या है। ऑल राइट, नाउ जो आर्टिकल 17 है ये अबॉलिश करता है इसको, टोटली अबॉलिशेस। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से इसकी प्रैक्टिस जो है फॉरबिडन है। Alright, now it forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. ठीक है, अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करता है या फिर इसको प्रमोट करता है, दे विल बी पनिशेबल। नाउ इसके रिगार्डिंग तो कैसे पनिशेबल बाय लॉ, तो कोई लॉ बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया है जिसका अभी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955,
जिसमें बहुत सारी जो है पीनल प्रोविजंस मेंशन्ड है कि किस तरीके से समबडी डज दिस अनटचेबिलिटी वो करते हैं तो उनको किस तरीके से जो है लॉ ट्रीट करेगा, किस तरीके से उसको पनिश करेगा। द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट एज एनी राइट अक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17, तो इसको सिविल राइट्स के अंडर भी रखा गया है। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द लॉ। ये आपको याद रखना है, अगर कोई बोले कि अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि अनटचेबिलिटी इज सो एंड सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी जो वर्ड है उसको डिफाइन नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि दिस इज फॉरबिडन, ठीक है। नाउ बट जो मैसूर हाई कोर्ट है, ठीक, उसने थोड़ा बहुत जो है इसको डिफाइन किया है अनटचेबिलिटी में क्या आता है। तो आपको याद रखना है ये कोर्ट ने करा है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन नहीं है। नाउ इट हेल्ड दैट आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल सेंस और ग्रामेटिकल सेंस, बिकॉज कोर्ट जो है उसको तो पूरा एक्सप्लेन करके बताना होता है, ठीक, कि अनटचेबिलिटी हम किसको मानेंगे। तो उसने बताया कि इट इज़ अ प्रैक्टिस एज इट हैज़ डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। तो बहुत सारे सदियों से जो एक प्रथा है अनटचेबिलिटी की, वो जो चली आ रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इट रेफर्स टू सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टन कास्ट। अगर वो उस कास्ट में पैदा होते हैं तो उनको एक सोशल डिसेबिलिटी मिलती है, ठीक है। सोसाइटी में उनकी रिकॉग्निशन उस तरीके से नहीं है, उतनी इक्वालिटी उनके पास नहीं है, उनको अनटचेबल माना जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसको हम अनटचेबिलिटी बोलेंगे, उसको प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि वो कास्ट बेस्ड हो गया है। ऑलराइट, हेंस इट डज नॉट कवर एनी सोशल बॉयकॉट। तो अगर ऐसा है कि मान लीजिए किसी का सोशल बॉयकॉट कर दिया, क्या वो अनटचेबिलिटी है? वो नहीं है। अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया, एक हिस्टोरिकली आ रहा है, एंड बाय बर्थ मतलब उस इंसान को वो मिलता है क्योंकि वो उस कास्ट में पैदा हुआ है। तो उस चीज़ को अगर हम देखते हैं, अगर कोई उस कास्ट के बेसिस पे करता है तो दैट इज़ अनटचेबिलिटी, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट अनटचेबिलिटी करे तभी ऐसा होगा, इफ़ एनी प्राइवेट इंडिविजुअल तभी ये लागू है, ठीक। सो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन दैट द राइट इज़ नॉट वैलिडेटेड, ठीक। सो दिस इज़ अबाउट अनटचेबिलिटी। इसमें सिर्फ ये जानना था कि जैसे ये जो डेफिनेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है पर ये वर्ड मेंशन है, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 18। ये लास्ट आर्टिकल है इन द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहाँ है? 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये लास्ट आर्टिकल है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक। तो टाइटल्स क्या है? टाइटल्स जैसे कि ब्रिटिश टाइम पर क्या होता था, डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते थे, महाराजा, राय बहादुर, ठीक। वो क्या है, नेम से पहले होते थे वो टाइटल्स। तो इनको अबॉलिश किया गया क्योंकि हम राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर एक पर्सन जो है, ठीक है, वो टाइटल कुछ लेके आए और उसको वो फॉलो करे, उसको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाएं उस टाइटल की वजह से, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उस सबको अबॉलिश किया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। इट अबॉलिशेस टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजंस इन दैट रिगार्ड। तो क्या क्या अबॉलिश करता है? इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो मिलिट्री डिस्टिंक्शन जैसे मेजर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट है, तो ये सब तो मिलेंगी, तो वो है। या फिर एकेडमिक, जैसे कि अगर किसी ने कोई डॉक्टरेट है तो वो सब तो अलाउड है, बट किसी तरीके का टाइटल स्टेट नहीं दे सकती है, ठीक, ऑन एनीवन वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर, चाहे कोई फॉरेनर भी हो, उसको भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। ऑलराइट, नाउ इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो हम किसी फॉरेन स्टेट से जाकर कोई टाइटल लेके आए एंड उसको यहाँ पर फॉलो करें, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि इसकी रेलेवेंस क्या है क्या नहीं है। देखिए, पॉलिटी के केसेस में सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके करेक्ट जा सकते हैं अगर आपको प्रोविजंस बाय हार्ट याद हो, ठीक है, कि कैसे जो है ये, अगर कोई फॉरेनर है जिसने कि इस होल्डिंग एन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो काम कर रहा है, एंड अगर उसको कोई टाइटल देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेनर है, उसको तो टाइटल मिल सकता है ना बाहर से, उसकी कंट्री से। तो अगर उसको ऐसा कोई टाइटल मिलता है पर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहा है, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, वो टाइटल लेने से पहले,
ऑलराइट, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं यही एज इट इज़ क्वेश्चन में आता है कि कंसेंट लेनी पड़ेगी, या फिर फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाली प्रोविजन अगर है, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मैं इसमें लिख दूं कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया टाइटल ले सकता है विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत हो जाएगा ना। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने समझना है कि इन प्रोविजंस को कैसे याद करें ताकि एग्जाम में हमारे ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट। ठीक है, कोई सिटीजन नहीं ले सकता, कोई फॉरनर नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आर्टिकल 18 में मैंशनड है एंड कैसे वो प्रोहिबिट करता है टू अटेन टाइटल्स नहीं ले सकते आप। ठीक, और जैसे कि हमने इसमें लास्ट प्रोविजन में बात किया, कोई प्रेजेंट नहीं ले सकते, कोई गिफ्ट नहीं ले सकते जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं किसी फॉरेन स्टेट से। ठीक, विदाउट द कंसेंट। टाइटल्स तो आप ले ही नहीं सकते, टाइटल तो फॉरबिडन है। नाउ देयरफॉर द हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी लाइक महाराजा, राय बहादुर साहब, दीवान बहादुर, ये जो है ये सब अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हैं, तो ये सब अबॉलिश कर दिए गए। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन आया कि जो हम बात करते हैं अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, तो ये भी तो एक तरीके से जैसे पुराने टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे वो टाइटल्स दिया करते थे कि इनको राय बहादुर बना दो इनको, तो कहते हैं ये भी जो अवार्ड्स हम आज दे रहे हैं ये भी तो वही चीज़ है। ठीक है, हम किसी को डिस्टिंक्शन ही तो दे रहे हैं कि ये हमने भारत रत्न बना दिए, ये हमने पद्मश्री बना दिए, पद्म विभूषण बना दिए, तो ये भी तो डिस्टिंक्शन है। तो इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस आता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे डिफाइन करता है, इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स। ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। जो वो टाइटल्स थे जो हमने बोला ना महाराजा, फिर वो टाइटल कैरी ऑन होता था। ठीक, बट जो ये भारत रत्न है तो ऐसा नहीं है कि भारत रत्न कोई बना तो फिर उनका बेटा भी भारत रत्न होगा, फिर उनका भी, ऐसा नहीं है, हेरिडेटरी टाइटल्स नहीं है ये। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड कि ये जो है अंडर आर्टिकल जो डेफिनेशन है ऑफ टाइटल्स उसमें नहीं आते हैं जो हम अवार्ड्स देते हैं। देयरफॉर दे आर नॉट वायलेटिव। ठीक है, एज द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि थ्योरी ऑफ इक्वालिटी ये नहीं कहता है कि अगर कोई मेरिटोरियस है कि उसने इतना अच्छा काम किया है इसलिए उसको भारत रत्न मिला, राइट, तो हम उसको ही जो है रिकॉग्नाइज ना करें, ऐसा नहीं बोलता है। ठीक, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स इन द नेम्स ऑफ द अवॉर्डीज। अब ये नहीं है कि अगर मुझे भारत रत्न मिल गया है तो मैं भारत रत्न अपने नेम के साथ हर जगह यूज़ करूँ। ठीक है, कोई पद्म विभूषण बन गया है तो अपने नेम के साथ हर जगह उसको यूज़ करे, ये इज़ नॉट अलाउड। ठीक, तो टाइटल आपको कोई अवार्ड मिल गया है, आप अवार्ड जो है अपने नेम्स के आगे या पीछे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, दिस सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट राइट टू इक्वालिटी। तो हमने 14, 15, 16, 17, 18 जो आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया है। ठीक, सो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जो राइट हम पढ़ेंगे वो है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं। देन इज़ राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल आएगा फ्रॉम 19 to 22, ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप पढ़ते रहिए और पढ़ के ही जो है रिविजन भी कीजिए एंड ऑल्सो डू प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा जितना आपने पढ़ा है वो रिटेन हो रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।